Dear students, friends of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आज हम लोग सेट्स के लेक्चर नंबर 5 में हैं और आज हम लोग लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स को स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग वट एवर लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स आर देयर इन योर बुक, जो भी आपके सिलेबस में है उन्हीं सबको ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। आइडेम्पोटेंट लॉ से स्टार्ट करेंगे। सो आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, then we move towards what we say commutative law, associative law, distributive law, and the last most important De Morgan's law। तो एक एक करके हम ये सभी स्टडी करने वाले यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, सो इन सभी लॉ में जो हम ये क्या करना है, प्रूफ कर रहे हैं। लॉ नहीं, लॉ तो सामने नजर आ रहा है कि आइडेम्पोटेंट लॉ किसको कहेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब है कि अगर हम ए के साथ यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली ए आएगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी ए आएगा। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। लेकिन अगर इसको मुझे प्रूफ देना हो, अनदर वन जैसे आइडेंटिटी लॉ है। सो आइडेंटिटी लॉ मीनिंग ए यूनियन जो एम्प्टी सेट है तो ए आएगा, और ए का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो ए आने वाला है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए जब आप इसको प्रूव करने जाएंगे तो इन ऑल सच टाइप ऑफ प्रूफ व्हाट वी नीड, फर्स्ट पार्ट जो है हमें ए इक्वल टू बी, दैट मीन टू सेट्स को मुझे इक्वल शो करना है। इन ईच एंड एवरी लॉ में एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। अगर मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें ए इक्वल टू बी है तो क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए टू प्रूव दिस व्हाट वी आर गोइंग टू शो, वी शो दैट कि ए बी का सबसेट है, एंड वी शो दैट कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी इस तरह के किसी भी लॉ को जब आप प्रूव करने जाएंगे, यानी टू प्रूव दिस, जब कभी भी आपको इस तरीके से प्रूव करना हो तो प्रूव करने का हमारा मेथड क्या होगा कि हम ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट शो कर देंगे। तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट ए और बी इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसेट कैसे प्रूव करेंगे। यानी इसका मतलब अब मुझे ये प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना है ना। टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है कि हम एक एलिमेंट लेंगे जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहा है ना, एंड शो दैट, क्या करना मुझे मुझे लॉजिक से, प्रॉपर्टी से किसी तरह से शो करना है कि x जो है b में है। बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन है a सबसेट b की, वो डेफिनेशन यही है कि x बिलोंग्स टू a, अगर ये इंप्लाई करता है कि x b को बिलोंग करता है तो दिस मीन्स a जो है वो b का सबसेट है। सो दीज टू रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब हम इस तरह के कोई भी लॉ ऑफ अलजेब्रा हमें प्रूव करना होगा तो ये इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरा क्या हो गया, एक और तरीका है जो है वो वेन डायग्राम का। नाउ वेन डायग्राम मीनिंग सी, अब अगर एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया रेक्टेंगल, और हेयर वी हैव टेकन सेट ए, जैसे अब यही मुझे फर्स्ट प्रूव करना है ए। अब मैं कह रहा हूं कि ए का ए के साथ यूनियन लेना है। अब ये सेट ए है, इसका जब इसी के साथ यूनियन लेंगे तो यही आएगा, ए आएगा। सिंपल लॉजिक है। यानी इसको प्रूव करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। यानी सो मेनी प्रूफ जो है ना, इसमें से बहुत सारे प्रूफ जो है वो वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम लोग उसको इजिली क्या कर सकते हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से भी उसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यानी इस तरह के जो भी क्वेश्चंस भी होंगे आपके, अगर इस तरह के कुछ, नॉट ओनली लॉ, जब आप क्वेश्चन भी करने जाएंगे सो सी, एक तो क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी शो दैट, है ना, शो दैट, एंड द अनदर लैंग्वेज क्वेश्चंस की होती है प्रूव दैट। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। हम जब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे तो हम इस पर और फोकस करेंगे। शो दैट के केस में हम एग्जांपल्स लेके भी शो कर सकते हैं, लेकिन प्रूव दैट में मुझे प्रूव करके दिखाना होगा। मैं स्पेसिफिक सेट्स ए और बी चूज नहीं कर सकता। ओके, चलिए आते हैं प्रूफ पे आते हैं। अब जैसे मुझे यही प्रूव करना, फर्स्ट पार्ट ना, मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूव करना। मैंने क्या किया, मुझे एक दूसरे का सबसेट शो करना है ना। मैंने स्टार्ट किया पहले कि लेफ्ट हैंड साइड से x जो है वो a यूनियन a को बिलोंग करता है। अब यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है,
according to definition of union, x belongs to A union A means x belongs to A or x belongs to A. अब एक लॉजिकली बताइए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, तो सिंपली क्या हम ये नहीं बोल सकते कि x बिलोंग्स टू A? और x बिलोंग्स टू A का मतलब क्या हुआ? हमने स्टार्ट किया था कि x A यूनियन A को बिलोंग कर रहा है, हमने शो कर दिया कि x A को बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम यहां से बाय द प्रीवियस वन वी कैन से दैट कि A यूनियन A जो है A का सबसेट हो गया? यानी हम वो जो अभी मैंने ऊपर लिखा है उन्हीं को यूज कर रहा हूं मैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था वहां से एक एलिमेंट लिया कि x बिलोंग्स टू दैट। अब उसकी हेल्प से हम ये शो कर रहे हैं कि वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में है, तो जैसे वो राइट हैंड साइड में शो हो जाएगा कि वो राइट हैंड साइड के सेट को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सेट राइट हैंड साइड के सेट का क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब जैसे इसी का रिवर्स पार्ट, अब एक तो मैं सिमिलरली करके लिखूंगा, दूसरा देखते हैं कि अगर हम इसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है ना, x a को बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि x a को बिलोंग कर रहा है और x a को बिलोंग कर रहा है और x a को बिलोंग कर रहा है और x a को बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब है कि x जो है वो a यूनियन a को बिलोंग कर रहा है, और अगर x a यूनियन a को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a जो है वो सबसेट हो गया a यूनियन a का। है हमने कहा अब इन दोनों रिजल्ट्स को, है ना, अगर लेट मी से कि दिस इज रिजल्ट नंबर 1 और दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 2, सो फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स वी कैन से दैट कि A यूनियन A जो है वो A के इक्वल हो गया। सो दिस इज सो सिंपल टू प्रूव इट ना, इसको प्रूव करना कितना इजी है। ऑलमोस्ट अगर हम इस तरह के प्रूव करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, नहीं? अब आप ऐसे ही सेकंड थर्ड भी प्रूव करके देखते हैं, कोई एक और से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो हम बोल रहे हैं ना, इवन देखिए सेकंड में हमने क्या कहा है, हमारा जो आइडेंटिटी लॉ है ना, आइडेंटिटी लॉ कि कह रहे हैं कि ए को जब फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो ए होगा। अब इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से इसी चीज को मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, सो व्हाट आई एम सेइंग टू व्हाट आई वांट टू से कि एक सेट ए है मेरे पास, राइट? अब इसका यूनियन मुझे एक एम्प्टी सेट के साथ लेना है, तो इसका तो आंसर तो ये ए ही रह जाएगा ना। यहां हम ये कहते हैं कि ये सेट ए है और ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में ये ए कॉमन है, सो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है वो ए आ गया। सो एज फार एज दिस आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ, ये दोनों लॉ बहुत ही सिंपल से लॉ हैं, तो इनका प्रूफ करना थोड़ा सा इजी है। ओके, सो क्या करते हैं, इसलिए कि हम इसमें फर्दर इनके प्रूफ नहीं मैं लिख रहा हूँ, मैं जो फर्दर जो नेक्स्ट जो और जो प्रूफ्स इसमें बचे हुए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, जब उनको प्रूफ कर लेंगे तो ये प्रूफ आप आसानी से लिख लेंगे। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने ये फर्स्ट प्रूफ को लिखा है, इन द सेम वे यू कैन राइट फॉर द अदर्स ना। बाकी जो प्रूफ हैं, दैट मीन इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी लॉ को आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। सो हम क्या होता है नेक्स्ट प्रूफ पे जाते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट प्रूफ है that is here is commutative law and associative law. Our third and fourth laws are commutative and associative. You are familiar with these two law. अगर देखा जाए तो आप इन दोनों लॉ के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये लॉ को हमने कहाँ यूज किया है, हमने इन लॉ को नंबर्स के लिए यूज किया है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही लॉ को ऑलरेडी हम लोग नंबर्स के लिए यूज कर चुके हैं, यहाँ हमें नंबर्स के लिए यूज नहीं कर रहा है। यहाँ हम उसी को क्या कर रहे हैं कि सेट्स के लिए, और सेट के जो बेसिक जो ऑपरेशन थे हमारे ऑपरेशन थे यूनियन और इंटरसेक्शन, उनके लिए यूज करना। सो एक्चुअली ना यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की दोनों कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव होते हैं और एसोसिएटिव होते हैं, चाहे वो इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो। इसको हम इजिली वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे, तो वेन डायग्राम अगर इसका आप ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, सो बोथ द वेन डायग्राम्स आर सेम आएगा, और दोनों दोनों एक जैसा आएगा। तो वेन डायग्राम्स तो आसान हो गया। आइए इसमें से क्या करते हैं, एक मैं कम्यूटेटिव में से ले लेता हूं और एक एसोसिएटिव में से। हम जो अभी हमने पिछले में मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ में जिस तरह से प्रूव किया था वैसे आते हैं। सो कि इसमें इससे स्टार्ट कर दें। तो हमने क्या किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हमने कहा कि x जो है वो बिलोंग करता है A यूनियन B को। अब अगर x A यूनियन B को बिलोंग करता है तो क्या हम लिख सकते हैं कि x A को बिलोंग करता है, और यूनियन का मतलब और ना, और x B को बिलोंग करता है, ये ठीक है। अब एक चीज बताइए लॉजिकली,
आप लॉजिक में, रीजनिंग में या लैंग्वेज में जब आएंगे और कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a? बाय लैंग्वेज आई कैन से कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। और अगर x b को बिलोंग करता है और a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है वो b यूनियन a को बिलोंग करना चाहिए। सो इट मीन देयरफॉर a यूनियन b जो है वो सबसेट होना चाहिए b यूनियन a का, नहीं, b यूनियन a का वो सबसेट होना चाहिए। अब हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कि x बिलोंग्स टू b यूनियन a, और हम ये कहेंगे कि x b को बिलोंग करता है। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन x या तो b को बिलोंग करेगा और x a को बिलोंग करेगा। और सेम लॉजिक जो अभी मैंने अप्लाई किया था उसी लॉजिक से मैं ये भी लिख सकता हूं, है ना, कि x a को बिलोंग करेगा और x b को बिलोंग करेगा। इसका मतलब x जो है वो x क्या करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा। यानी हम ये बोलेंगे कि b यूनियन a जो है वो सिंपली सबसेट है a यूनियन b का, राइट। ये a दोनों सबसेट है। और नाउ बाय यूजिंग दीज टू, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा ये जो प्रूफ है कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर सिंपल कम्यूटेटिव लॉ। एंड हाउ टू राइट द प्रूफ, एक्चुअली ना अगर आप और थोड़ा ध्यान दें तो ये कुछ नहीं, एक छोटा सा क्या है, लिखने का तरीका है। आपके पास डेफिनेशनें हैं, उन डेफिनेशनों की हेल्प से बस आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर एक चीज और देखेंगे कि इसमें से ना ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था। वापस देखिए, जो थर्ड स्टेप था, आपका थर्ड स्टेप था, वहीं से हमने लेट से स्टार्ट किया, वो लेट में आ गया है ना। फिर ये हमारा सेकेंड स्टेप आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया और ये हमारा लेट आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब इस तरह के जो प्रूफ्स होंगे, जब उनको लिखने जाएंगे तो क्या होगा, एक बार हम 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं अगर, तो फिर वापस 4 से 1 ही तो लिखना है। इसका मतलब सेकेंड पार्ट को अगर हम नहीं लिखना चाहें, सेकेंड पार्ट को नहीं लिखना चाहें तो आप बोथ वे इंप्लीकेशन लगा सकते हैं और सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि जैसे a यूनियन b यूनियन a का सबसेट है, सिमिलरली b यूनियन a यूनियन b का सबसेट है, जब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये सिंपल प्रूफ हो गया। आइए एक बार एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं। ओके, लेट अस सी कि अगर इसी को मुझे एसोसिएटिव लॉ को लिखना है, देन हाउ टू राइट दिस एसोसिएटिव लॉ। सो इसमें मैं सेकंड वाले को ले लेता हूँ ना, क्योंकि अभी तक हमने इंटरसेक्शन का कोई भी नहीं लिखा है। सो लेट मी स्टार्ट लाइक दिस कि ओके, लेट अस स्टार्ट दिस कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, है ना। ओके, सो व्हाट इट मीन, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग इज इट कि x बिलोंग्स टू, अब ये कहना, पहले पहले क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट में, ये एक सेट है और ये एक सेट है, यानी इस इंटरसेक्शन को हम लिखने जा रहे हैं। सो x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन मीनिंग एंड, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। अब यहां पर भी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाने जा रहा हूं। सो इज इट कि x बिलोंग्स टू a एंड यहां पर ब्रैकेट में क्लोज करके लिखता हूं मैं कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब एक चीज बताइए, हम क्या कह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लॉजिकली देखेंगे, तब ने कहा x बिलोंग्स टू a एंड हम कह रहे हैं b को और c दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या इसको मैं अपने एंसर्स के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को हम पहले ले लें, नहीं, इन दोनों को मैंने पहले ले लिया, और ये दूसरा जो एंड है उस एंड को लिख के हमने कह दिया कि x बिलोंग्स टू c। सो दिस पोर्शन गिव मी कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, या फिर एक और एंड है एंड x बिलोंग्स टू c। सो अगर आप इसको भी कंबाइन करने जाएंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो यू कैन से अगेन, यानी क्या आप लोग ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि ये प्रूफ कुछ और नहीं, एक सिंपल लिखने का तरीका है ना, सिंपल बस लिखने का तरीका है और लिखते चले जाना।
आप लिखते चले जाएंगे, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। जस्ट टू राइट इट, और उस लिखने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इक्वल सेट, सबसेट, यूनियन और इंटरसेक्शन, इनकी डेफिनेशनें पता होनी चाहिए। और अगर इनको लॉजिकली लिखने में एक्स बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है, जब वो यूनियन को बिलोंग करता है तो उसको कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को बिलोंग कैसे करता है तो कैसे लिखते हैं, ये अगर आपको सही से लिखने आता है, देन दीज आर द सिंपल प्रूफ्स। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ होंगे। सी आई हैव टेकन वन फ्रॉम एसोसिएटिव एंड वन फ्रॉम कम्यूटेटिव। तो आप कम्यूटेटिव का सेकंड पार्ट या एसोसिएटिव का सेकंड लिख सकते हैं। सी मुझे लगता है ना, ये तो कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, और ये ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल है। हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पे आते हैं और इससे थोड़ा सा डिफरेंट पे चलते हैं। दैट इज अवर नेक्स्ट वन, दैट इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो नाउ लेट अस डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, वो फर्स्ट सेट में हमने आइडेम्पोटेंट और आइडेंटिटी लिया, सेकेंड सेट में हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लिया। नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सी व्हाट वी हैव रिटन, फॉर एनी सेट ए बी सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। यानी ए क्या कर रहा है, ए बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिमिलरली सेकंड में क्या हो रहा है कि ए बी और सी पे, यानी ए इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने क्या किया, इंटरसेक्शन को बाहर लिखा है और बी यूनियन सी है, लेकिन अब यूनियन की हेल्प से ए बी के साथ इंटरसेक्शन में चला गया और ए सी के साथ इंटरसेक्शन में चला गया। यहां पर ये सी है। ओके, सो अगेन कोई एक प्रूफ में लिख के दिखा देता है ना। ओके, लेट अस से दिस फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आ रहे हैं, तो एक ही बात है, दोनों में से किसी एक को प्रूव करना। तो हमने स्टार्ट किया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। What we have started from the left hand side. वेन डायग्राम से ये सब के सब और भी इजी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब वेन डायग्राम आप दोनों साइड का ड्रॉ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का, तो सिर्फ क्या करना है, दोनों साइड के वेन डायग्राम ड्रॉ करके ये दिखा देना है कि दोनों साइड में शेडेड पोर्शन, आपको आंसर वाला पोर्शन है उसका एरिया सेम है, तो इसका दोनों के दोनों इक्वल हो गए। और इतना ही नहीं, ये लॉ जो है ना, ऑल दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। हमारे जो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है उसके जो फॉर्मूले होंगे, हम लेटर हाफ में जब हम स्टडी करेंगे कौन सा टॉपिक, प्रोबेबिलिटी का के टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो वहां पर इन्हीं लॉज को इजीली ना, इन्हीं फॉर्मूलों को, इनके जो लॉ हैं वो प्रोबेबिलिटी के लॉ में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ओके, हमने क्या कहा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए पहले तो डेफिनेशन अप्लाई कर दिए। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमने यूनियन लिखा था तो हम लिखेंगे और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यहां पर थोड़ा सा हम ब्रैकेट्स का ध्यान देंगे क्योंकि दोनों एंड और दोनों आने वाले हैं। सो x बिलोंग्स टू a और ओके, और के साथ अब क्या आ रहा है कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। दिस इज द पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, आंसर लिखना है। तो कई जगह तो हमें ऐसा लगता है ना कि अच्छा बस जो ऐसे आंसर लिखना है वो लिख दीजिए। दूसरा क्या होता है, ये और एंड जो है ये मैथमेटिकल लॉजिक और मैथमेटिकल रीजनिंग के पोर्शन है, तो उस रीजनिंग को भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ना। तो उस रीजनिंग के हिसाब से रीजनिंग में और एंड एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो या तो वो लॉ लगा दे। यहाँ पर हम सिंपल लॉजिक सोच के देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। अब हमारा जो स्टेटमेंट अभी क्या कर रहा है, एक्स ए में है और ए में है या बी और सी में है, बी और सी में, लेकिन ए में है या बी और सी में तो कंफर्म है। और क्या हो सकता है कि वो फर्स्ट में क्या क्या आइदर ए में है ना, और नहीं तो वो बी और सी दोनों में है। अगर ए मतलब एक कंडीशन हो सकता है कि एक्स ए में है लेकिन बी सी में नहीं है। दूसरा कंडीशन हो गया एक्स बी सी में है, ए में नहीं है। और तीसरा कंडीशन है कि तीनों में है। सो जब हमने कहा कि एक्स ए में है बी सी में नहीं है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसी चीज को इसको हम ऐसे लिख दें कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ओके, इसको एक ब्रैकेट में ले लें और अब बीच का जो एंड था उसको अलग कर देते हैं, है ना। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही है, और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है या दोनों फुलफिल हो रही है ना। सी अगेन, अब अगर जरा इसको लॉजिकली बोल, हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स ए में है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक्स ए में है
बी में नहीं है। और क्या होगा, एक्स ए में नहीं है, बी में है, या ए और बी दोनों में है। एंड में क्या कहा हमने, एक्स ए में है ना, ओके, बी नहीं सी ना, हियर वी हैव सी, ये हमारे पास सी है। सो एक्स ए में है, सी में नहीं है। तो ये दोनों में पहले में आ गया, एक्स ए में है तो बी सी में नहीं है, राइट। अभी हमने कहा एक्स ए में नहीं है तो एक्स सी में होगा। सो एक्स ए में नहीं होगा तो बी सी में होगा, राइट, या फिर ए बी सी तीनों में है। सो द स्टेटमेंट विच आई हैव रिटन हियर, जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है और जो स्टेटमेंट ये लिखा है, इसको लॉजिकली जब मैं बोल के देखूंगा तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही चीजें हैं, द फर्स्ट वन। दूसरा मैं ऐसे बोल सकता था कि अगर मैं लॉ ऑफ रीजनिंग अप्लाई करूंगा, तो लॉ ऑफ रीजनिंग में और जो हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग के और एंड, ये हमारे वहां पर कनेक्टिव्स होते हैं, तो ये एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख दिया हमने सिर्फ, है ना। तो दोनों तरीके से इसको रिजल्ट को बोल सकते हैं। सो नाउ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये a यूनियन b हो जाएगा, और एंड हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब x इसको बिलोंग कर रहा है, एंड इसको बिलोंग कर रहा है, तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड मीनिंग इंटरसेक्शन, यानी x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना, इंटरसेक्शन a यूनियन c। सो इसका मतलब अब ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, हम ये कह सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो है ये सबसेट हो जाएगा a यूनियन b, है ना, और इंटरसेक्शन a यूनियन c, यानी a यूनियन b इंटरसेक्शन c ये सबसेट हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का, राइट। ये एन, और क्या सकते हैं, अगर हम इसी को ना, जैसे मैंने अभी पिछले में कहा था कि हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक हम मूव कर सकते हैं, तो सिमिलरली यहां भी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर मैं सिमिलरली करके आई कैन राइट लाइक दिस, सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, ओके। सो दिस इज अवर अनदर, दिस इज द प्रूफ, है ना। ये मतलब अगर ये हो गया तो हम ये क्या कहेंगे कि फ्रॉम हियर एंड हियर, है ना, इन दोनों से मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ ना, जल्दी हमने खत्म करना बोल दिया है, ये दोनों इसका मतलब इक्वल हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ना प्रीवियस प्रूफ में देखा था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं और हम जैसे मूव करते हुए जाते हैं, सो जो सेकंड पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम बस रिवर्स ऑर्डर में मूव करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि वही चीज को दोबारा लिखना है, तो क्यों लिखें, क्यों ना हम सिमिलरली करके लिख दें। सो दिस इज अवर अनदर लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए एक लॉ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की बजाय क्यों ना उसको भी इसी में ले लिया जाए, दैट इज अवर डिमॉर्गन्स लॉ। ये सी स्टैंड फॉर कंप्लीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एज पर प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, और यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या करना है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल शो करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और सेकंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमें प्रूव करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगेन बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक जैसे हैं, तो किसी एक प्रूफ को ले लें। तो अभी हमने पिछले में यूनियन लिया था, तो ऐसा करता हूं मैं यहां पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले लेता हूं। सो लेट x belongs to A intersection B complement. Okay, so what do we mean by this? क्या इससे मीनिंग लगेगा कि अगर किसी के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो उसमें वो 100% बिलोंग नहीं करेगा, राइट ना, ये ना। अगर x उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा तो उसको बिलोंग तो नहीं करेगा। सो अब कह रहा डज नॉट बिलोंग वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। याद कीजिए जब हमने यूनियन और जो सेट्स ऑपरेशंस पढ़े थे वहां पर हमने डज नॉट का भी मीनिंग लिखा था,
तो अगर हम वहां वाली डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा कि या तो a को बिलोंग नहीं करता है या b को बिलोंग नहीं करता, राइट। ये हमने डेफिनेशन ली है सेट ऑफ ऑपरेशंस के लेक्चर में, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर वो a को बिलोंग नहीं करता तो किसको बिलोंग करेगा? कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा, है ना। अगर b को बिलोंग नहीं करता तो किसको बिलोंग करेगा? डेफिनेटली कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। सो इट इज नाउ x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स टू, तो और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन है। इट इज सी, तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम हियर वी हैव शोन दैट कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, ये सबसेट है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट का, है ना। ये हमारा सिंपल सा एक प्रूफ हो गया। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसे नेक्स्ट पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट से मेरा मतलब क्या है कि रिवर्स, है ना। रिवर्स में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। वहां हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अब डेफिनेशन अप्लाई कर दिया हमने। डेफिनेशन हो गया x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट हटा दीजिए, तो x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। और डज नॉट का मतलब यहां पर हो जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। और अगर a एंड b को बिलोंग नहीं करते तो किसको बिलोंग करेगा? वो कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा, है ना। वेट वेट वेट, हमने क्या लिखा है यहां पर? x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ओके ना। a कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? जस्ट मिनट, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास कि अगर x a को बिलोंग नहीं कर रहा है और x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b को, नहीं। यहां पर जरा यहां चेक करिए, यहां हम गलती लिखने जा रहे हैं। क्यों गलती? अब जरा डेफिनेशन से मैच करिए। जो भी हमने डेफिनेशन लिखा था उसमें क्या था? x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b का मतलब क्या होता है कि x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ओके ना। ये मीनिंग। अब यहां पर क्या करना, उन डेफिनेशनों को जो हमने लिखा था ना उनको याद रखना है या कहीं पर लिख के रखना है ताकि क्वेश्चंस करते इसमें हमारी हेल्प कर सके। इसका मतलब ये a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, और वी कैन से कि a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। सो दिस इज द प्रूफ। ये सिंपल सा प्रूफ हो गया डिमॉर्गन्स लॉ का। दिस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको आप वेन डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं। सी, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम ना इस तरह के कितने लॉ याद रखेंगे? ये तो बेसिक लॉ है, ये तो याद हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं लॉ की हेल्प से आप क्वेश्चंस भी करेंगे। कब ये लॉ यूज करेंगे क्वेश्चंस में? जब भी लिखा होगा कि प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव करिए। लेकिन ना ये टॉपिक में वेन डायग्राम, हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाता हूं। और हम यहां पर क्योंकि लॉ की बात कर रहे हैं तो एक चीज और समझते हैं कि ये वेन डायग्राम ये बड़ी हेल्पफुल है। ये वेन डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? कई बार लॉ समझ में नहीं आए ना, चाहे ये टॉपिक है चाहे पॉलिटिकल टॉपिक है, तो ये वेन डायग्राम आपकी बड़ी हेल्प कर देंगे वहां पर। देखिए, मैं यहां पर एक वेन डायग्राम की हेल्प से एक रिजल्ट लिखूंगा और हम जब ये समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो हम भी लिख पाएंगे। ओके, नाउ इन दिस डायग्राम ये है क्या? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये हमारा ए डिफरेंस बी है, ओके। ये ए डिफरेंस बी है ना। अब ये ए डिफरेंस भी कुछ और भी है क्या? इस वेन डायग्राम में इस जो शेडेड पोर्शन को मैंने ए डिफरेंस बी लिखा है, लेकिन क्या अगर मैं ए का सीधी ये पोर्शन ए हो गया, राइट, ये पोर्शन ए हो गया। अब इस ए का इंटरसेक्शन लेते हैं इस पोर्शन से, यानी हमने क्या किया, ए को ए डिफरेंस बी पोर्शन से है ना। सो ए का क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब जरूर मुझे बताइए ए को ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ये गड़बड़ हो गया ना, दिस इज नॉट, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ओके ना, ये ठीक नहीं है।
मुझे क्या करना ना, सी अगेन व्हाट आई एक्चुअली वांट इन दिस टॉपिक। मैं इस टॉपिक में क्या चाहता हूँ लॉ में, मुझे ना इसके लिए कुछ और भी लिखना है। इस a माइनस बी को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या? हम इस a माइनस बी को किसी और तरीके से लिख सकते हैं। लेट मी टेक वन रिजल्ट ना, क्योंकि शायद ये फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर हम कोई रिजल्ट ले लेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ओके, जस्ट वेट, आई एम सर्चिंग ए रिजल्ट ना। ओके, मुझे इस a माइनस बी के लिए कुछ और लिखना है। a माइनस बी कहाँ से आ सकता है? अगर क्या करता हूँ मैं, इस यूनिवर्सल सेट है ना, इस यूनिवर्सल सेट में से मुझे क्या करना है, चेक करिएगा जरा, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देना है रिजल्ट पे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम b का कंप्लीमेंट ले ले तो कौन सा पोर्शन होगा? हम b कंप्लीमेंट लिखना चाह रहे हैं। सो लेट मी चेंज द कलर ना, ताकि थोड़ा सा क्या होगा, लिखने में इजी हो जाएगा, शो करने में। ओके ना, हियर मैं b का कंप्लीमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो b कंप्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा, जरा ध्यान देना है। मैं ग्रीन से शेड करता हूँ। See what I am doing, I am taking the B complement. So B complement का मतलब समझ रहे हैं ना, कि B complement का मतलब B नहीं होना चाहिए। So is it, ये करेक्ट हो गया? यानी B को छोड़ के मैंने सारे पोर्शन को ग्रीन लाइनों से क्या कर दिया, शेड कर दिया है। नहीं, हमने B को छोड़ दिया सिर्फ। ओके, B को छोड़ दिया है, ये आ गया। अब जरा ध्यान देना, ये a माइनस बी जो ऑलरेडी है, इसको अगर यहां तक मुझे पहुंचना है तो b कंप्लीमेंट के साथ किसका इंटरसेक्शन ले लें? ये नहीं ना। यानी अगर मैं क्या करता हूं कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट लेता हूं, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, तो क्या ये रिजल्ट a डिफरेंस b के इक्वल नहीं होगा? आप अलग से डू वन थिंग, अलग से ये रहा b। ओके, बी कंप्लीमेंट इसको छोड़ के, है ना, जस्ट लीव दिस पोर्शन, इस पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो क्या जाएगा, बी कंप्लीमेंट जाएगा। और अब इस ए के साथ जब इंटरसेक्शन ले जाएंगे तो कॉमन पोर्शन तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा ए का ना, तो यही ना पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन, जो कि हमारा ए माइनस बी है। सो इट मीन दिस इज नथिंग बट ए रिजल्ट ना, ये कुछ और नहीं, हमारा एक रिजल्ट हो गया कि हम ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को ए डिफरेंस बी लिख सकते हैं। सी, इस एग्जाम्पल का यहाँ लेने का पर्पज या इसको थोड़ा सा समझाने से का पर्पज क्या है, इस तरह के कोई प्रूफ आपके पास, आप कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं और लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो ये जो प्रूफ हमने लिखे हैं, ऑल दीज प्रूफ्स आर नॉट यूजफुल इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पर मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो वहां आंसर से जरूरत है। और आंसर मुझे क्विकली कौन देगा, मुझे आंसर वेन डायग्राम देगा। मुझे वेन डायग्राम में, और वेन डायग्राम हम बहुत ही जल्दी से रफ में ड्रॉ कर रहेंगे, तो जैसे ही वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे मुझे आंसर मिल जाएगा। सपोज यही मुझे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, द क्वेश्चन इज कि सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस दिए हुए हैं कि a माइनस बी, ए डिफरेंस बी डिफरेंस एंड सो ऑन। तो क्या करते हैं, अब मुझे उसको प्रूफ नहीं करना है, बल्कि इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट, हम क्या करेंगे कि जैसे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वेन डायग्राम देख के ऑप्शन में से मुझे एक ऑप्शन पता लग जाएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, कौन सा ऑप्शन सही है। सो आप इस तरीके से आसानी से बाय यूजिंग वेन डायग्राम हम प्रूव कर सकते हैं। सी नो डाउट ऑल दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वहां पर ये काम आएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में मूव करते हो तो हो सकता है कि डे मॉर्गन लॉ को अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए, रेस्ट ऑफ द लॉ जो है वो उतने यूजफुल नहीं रह जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी में, इन्हीं लॉ में, ये प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेंगे, और इवन जो भी हम वेन डायग्राम से यहाँ पर सेट्स में जो भी लॉ ड्राइव करेंगे ना, फाइंड आउट करेंगे, वो सब के सब प्रॉपर्टी में भी हमारी हेल्प करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हमने एल्जेब्रा ऑफ सेट्स जो है, सेट ऑफ लॉ ऑफ सेट और एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के जो लॉ हैं उसको हमने डिस्कस किया है और उसको हमने कंप्लीट किया है। सो नाउ हम एक और वीडियो लेंगे, और जो रेस्ट जो छोटा सा और लॉ जो बच गए हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है और उस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमारी बुक में भी है और एग्जाम में भी आता है, कंप्यूटर एग्जामिनेशन में भी उस तरह क्वेश्चन आते हैं। सो इन और लास्ट वीडियो हम जो सेट्स को खत्म करेंगे अपने 6th लेक्चर में, जहां पर हम इस टॉपिक के रिमेनिंग पोर्शन को लेंगे, एंड देन हम लोग
एक दो वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सेट्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन सेट, हम ओवरऑल उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनके पास अगर आर.डी. शर्मा बुक है, क्योंकि मैं उसी बुक को अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उस बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी बुक को, लेकिन आप एक अच्छी बुक है ये 1.8 सी, कोई भी एक बढ़िया बुक होनी चाहिए रेफरेंस, वेदर इट इज़ आर.डी. शर्मा है या आर.एस. अग्रवाल है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई एक बुक कंपटीशन लेवल की लेनी होगी, जिसमें अलजेब्रा के लिए चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशंस का हो, सिंगेज की बुक हो, है ना, कोई भी एक बुक हम स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी हमें लेनी चाहिए, ताकि हम उसके क्वेश्चंस को कर सकें। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल।